संजना जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। आपने कहा कि उद्धव ठाकरे जी का रिमोट उनके खुद के हाथ में है, उलेमाओं के हाथ में नहीं है। आप यहां पर TV9 भारतवर्ष पर देश के सामने ये कह दीजिए कि अगर हम सरकार में आते हैं, जो कि नहीं आएंगे, तो 10% आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा। उनको जवाब देने का मौका दीजिए और इंटरप्ट मत कीजिए। सर, आप जो ये बात कह रहे हैं, मैं बार बार वही कह रही हूँ आपको कि 50% जो आरक्षण है वो अभी तो हो चुका है। इसके आगे जाना है किसी को भी तो आखिर आपके दरवाजे पे आना है। और हम लोगों ने इससे पहले जब उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे, मैं कह रहा हूं, आप देंगे कि नहीं? कोई सुझाव आया था 5% मुस्लिम आरक्षण का, तभी भी उद्धव साहब ने कहा था ये आरक्षण हम नहीं दे सकते हैं। 50% आरक्षण का मुद्दा अलग जगह पे है, मराठा आरक्षण का मुद्दा है, धनगर आरक्षण का मुद्दा है। अब वो किसी मुद्दे पे बात मत कीजिए। फिलहाल तो आपकी सरकार थी ना सर, यहाँ पे केंद्र में आपकी थी, आपने क्या किया? आप कैसे हमसे सवाल पूछते हैं? ठीक है, एक सेकंड, चित्रा बाथम बीच में कुछ जोड़ना चाहती हैं, फिर मैं हर्षवर्धन जी और राजेश जी पे आऊंगी। आपके हर सवाल का जवाब दे। चित्रा जी तो कहेंगे 20 ले लीजिए, कोई आप महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा मुद्दा है, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको भी मालूम है 50% आरक्षण। ठीक है, अब कांग्रेस को बोलने दीजिए। तो केंद्र सरकार, संजना जी, अब कांग्रेस को बोलने दीजिए। हाँ, पद्मजा जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, महायुति की सरकार में वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ का एलोकेशन किसने किया? महायुति की सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी छाती थपथपाते हुए विधानसभा के अंदर कहा था कि इनको 30 जातियों को इन्होंने ओबीसी के अंडर में आरक्षण दिया। महायुति की सरकार में इन्होंने अभी बताया ना कि सबका साथ सबका विकास बताते हुए इन्होंने उलेमाओं का जो 6,000 रुपए मिलते थे उसको 16,000 किसने किया? तो अगर ये करे तो ये किसके बयान के अंदर? हमने उलेमाओं को नहीं दिया, ये क्या कुछ भी कह रहे हैं। मदरसा में पढ़ाने वाले अध्यापकों को दिया है। चित्रा जी, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मान लिया राहुल गांधी जी आपके लीडर हैं, कुछ भी थोड़ी ना कह के चले जाएंगे आप। गलत बात है, गलत बात। मेरा विरोध है, विरोध है। ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं। हर्षवर्धन जी, ये बात बहुत साफ है कि एक टारगेट चुन लिया है भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में हिंदू वोट के लिए अटैक करने के लिए, और वो है उद्धव बालासाहेब ठाकरे। क्या आपको लगता है कि ये काम कर रहा है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो अपना फॉर्मूला बनाया है वो बिल्कुल साफ है कि अब उनको जो कोर उनका मराठी वोट भी है, साथ में हिंदुत्व वोट भी है, और अब मुसलमान वोट भी हाँ उनके पास आ रहा है कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से। क्या वो ज्यादा मजबूत नहीं लग रहा है वो कॉम्बिनेशन? अभी नहीं पद्मजा जी, देखिए, ये तो स्पष्टता से समझना चाहिए कि हिंदुत्व का वोट और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ नहीं चलेगा। कम से कम जो भारत की राजनीति है वो बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाती है। और चूंकि पिछले कुछ समय का आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो आफ्टर 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी युग कहते हैं, भाजपा 25, 26, 27 ऐसे प्रतिशत का मत वहां पाती रही। शिवसेना के लिए अपना 15-16% बचाना कठिन हो रहा। जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें सीटें भले दिखती हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के पास जा रहा है, लेकिन अगर परसेंटेज देखेंगे तो कंपैरेटिव टर्म में एकनाथ शिंदे के पास जा रहा है। अगर 5% भी हिंदुत्व वाला मतदाता उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की तरफ से इधर आ गया तो समझ लीजिए महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और महायुति को बड़ी लीड मिलेगी। ये बहुत साफ दिखता है। इसीलिए भाजपा हिंदुत्व की राजनीति, जो विकास और हिंदुत्व उसका पुराना फॉर्मूला है, उसी पर टिकी हुई। पर हिस्टोरिकली महाराष्ट्र में क्या हमेशा से अघाड़ी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए डीएमके वाला वोट नहीं होता था? यानी कि आपके साथ धांगड़ है, मुसलमान है और कुनबी है, तो एक हिंदुओं का एक सेक्शन भी रहता था और मुसलमान वोट भी रहता था उनके साथ। निश्चित तौर पर जो महाराष्ट्र की राजनीति रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर भी उस तरह से नहीं पहुंचते थे। लेकिन जरा 14 के बाद का समीकरण देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को 27.81% मत मिलते हैं, 122 सीटें मिलती हैं अकेले लड़कर। दोनों अलग अलग लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आप 2019 देखिए, भाजपा जब उस स्थिति में रहती है तब भी 105 सीटें उसको मिलती हैं। तो कुल मिलाकर जो पैन महाराष्ट्र पार्टी है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। जो धनगर कुनबी वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। बार बार जिसको हम कहते हैं जो ओवरऑल जो कॉम्बो दलित पैक है, एक बड़ा वर्ग है जो विदर्भ में मुश्किल खड़ी करता है, कांग्रेस के साथ जुड़ा है। लोकसभा चुनाव में 10 में से 8 सीटें अगर कांग्रेस जीत गई तो वो महाविकास अघाड़ी जीत गई तो वो उसका परिणाम दिखता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उसी को रिवर्स करने की कोशिश कर रही और उसके पास जो बेस वोट है वो बड़ा वोट बैंक है, मजबूत वोट बैंक है। राजेश जी, यही हिंदुत्व वोट खिसक रहा है क्या महायुति की तरफ,
क्या ये कोशिश कामयाब हो रही है? क्योंकि यहाँ सिर्फ उनका एक नारा ही नहीं है, वहाँ आरएसएस भी जो ग्राउंड पे काम कर रही है इसी नारे को लेकर के कि हिंदू वोट एक साथ रहना चाहिए। देखिए, ये फ़र्क हुआ है कि उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बैठ गए थे, वो उत्साह के साथ सामने नहीं आए थे। लेकिन हरियाणा में हमने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का बहुत आगे बढ़ करके उन्होंने प्रचार किया। महाराष्ट्र में अभी जो संघ ने बाकायदा इसको आगे बढ़ाया है, सजग रहो का एक उन्होंने अभियान चलाया है। तो ये अब जो भारतीय जनता पार्टी और संघ में एक रिफ्ट दिखती थी नड्डा जी के बयान के बाद, वो उसको लगता है उस पर बात हो गई है और वो रिफ्ट जो है वो कम करने की कोशिश की है। लेकिन मैं अपनी बात थोड़े से मैं ख़त्म करता हूँ। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने महाराष्ट्र में बहुत साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि वो फायर फाइटिंग में लगी हुई है। वो शिवसेना के इस फैक्शन से लड़े, अपने उद्धव ठाकरे से लड़े, या शरद पवार से लड़े, राहुल गांधी से लड़े, किस किस से लड़े, चारों तरफ। अब ये देखिए, एनसीपी जो उनके साथ है, एनसीपी उनके कहने के, भारतीय जनता पार्टी के कहने के बावजूद नवाब मलिक, सना मलिक को टिकट दिया। जीशान सिद्दीकी के बारे में तो ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि उनको टिकट मत दीजिए, इसके बावजूद जो है पार्टी ने उसको टिकट दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने वहां शिवसेना ने उनके खिलाफ फॉर्म भरा है। तो ये जो बाहरी दुश्मनों से और भीतरी दुश्मनों से, दोनों से भारतीय जनता पार्टी फायर फाइटिंग कर रही है। मैं बिल्कुल किसी तरह का कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा कि महायुति जीत रही है या ये जीत रही, क्योंकि जितने भी प्रेडिक्शन करने वाले हैं वो आप देख ही रहे हैं, कई बार मुंह की खाते हैं। तो प्रेडिक्शन तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि महायुति के भीतर इस वक्त कई तरह के डायरेक्शन दिख रहे हैं। अच्छा। और ऐसा लग रहा है कि अब उनको 4 दिन बचे हुए हैं, आज 15 तारीख है। तो ये जो उनके मतदाता है, कोर मतदाता, उनको जो इन्होंने मंत्र दिया है उसका असर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अंदर के जो उनके कॉन्ट्रडिक्शंस है वो तो अलग है, पर अपने वोटर को जो वो संदेश दे रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? उनका वोटर जो कमिटेड वोटर है, तो दैट गोज विदाउट सेइंग, जो कमिटेड वोटर है, संघ का वोटर है, संघ परिवार का वोटर है, वो नहीं हिलता है। कमिटेड वोटर, लेकिन जो वोटर छिटक गया था, वो जो छिटक गया था, उसके सामने सिर्फ आप जो है ये बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, ये जब नारे बनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये नारा बना और कोई स्विच मिल गया और ये पूरे में फैल जाएगा। जिस आदमी के पास जा रहा है नारा बटेंगे तो कटेंगे, उसको ये भी समझने का मौका मिल रहा है कि किसको बांटने की बात हो रही है। हिंदू समाज अगर बटेगा, क्यों ये नारा दिया गया? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए जातीय जनगणना? क्योंकि ओबीसी, दलित, पिछड़े, इनकी संख्या कितनी ये तो बता दो। जब ये पता चलेगा तब उनके साथ न्याय भी होगा। अब जब इसके नारे के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब जो अन्याय हो रहा है और इन जो पसमानदा तबके हैं, गरीब तबके हैं, पिछड़े हुए तबके हैं, उनकी संख्या ही पता नहीं होने देंगे आप। तो आप कह रहे काम नहीं करेगा क्योंकि जाति उसको ज्यादा बड़ी लगेगी। लोगों को मालूम है, दलितों को